मैं अब सुनील बलदेवा जी, ओनर सिलीगुड़ी एसोसिएट्स, सीएमडी बीजेएसएम एग्रो इम्पैक्ट्स एवं जनरल सेक्रेटरी एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन का आमंत्रण करना चाहूंगा। सुनील जी, आप आगे के प्रोग्राम को। धन्यवाद सुकांत। जैसा ओपनिंग रिमार्क्स में पुखराज जी ने बताया कि हम कैसे वायदा ग्रुप की इस जर्नी को आगे बढ़ाते गए हैं। सबसे पहले जो हुआ था वो 2015 को मनाना चालू किया था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर इसलिए कि एक महात्मा गांधी जी का यहाँ पे जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन, तो दोनों इस महत्वपूर्ण दिन के दिन ही ग्वार डे को मनाने का हम लोगों ने निश्चय किया और सबसे पहले 2015 में बीकानेर में इसको शुरू किया और वो अब हम हर 2 अक्टूबर को इसको ग्वार डे के बारे में मनाते जाते जा रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जब सेमिनार होता था तो हम अपने अन्नदाता को सबसे पहले स्टेज पे बुलाते थे और उनके सुझाव सुनते थे, लेकिन क्योंकि ये वर्चुअल है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी रहती है, तो इसलिए हमने इस बार सबसे पहले मिलर्स को पैनलिस्ट को इसके बारे में इसमें आमंत्रित करना मैं चाहूंगा और इसको एक मॉडरेट करेंगे मिस्टर सुरेश मनचंदा करेंगे। सुरेश जी जो है वो 16 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं। वो मार्केट टाइम्स पे अभी सीईओ एज ए सीईओ जो है कमोडिटी के उसको प्रेजेंट करते हैं। इससे पहले सुरेश जी मार्केट टाइम्स और से पहले एडिटर बिजनेस भी रह चुके हैं इंडिया न्यूज के, और MH1 को भी वो सर्विस दे चुके हैं। इस जी बिजनेस को 2004 से 2007 के बीच में वो सर्विस दे चुके हैं। तो सुरेश मनचंदा जी इस एग्रो कमोडिटी के लिए काफी सालों से काम करते जा रहे हैं। वो इस पैनल को जो है मॉडरेट करेंगे। तो मैं अब जो स्टेज जो है वो सुरेश मनचंदा जी को सौंपता हूँ। थैंक यू सुनील जी। सबसे पहले तो एथनिक ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पुखराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। वीडियो के अंदर 1 मिनट में देख लेता हूँ कि क्या इशू आ रहा है। आई थिंक सो पीछे ब्लॉक किया है आपके टेक्निकल टीम, इसको अगर चेक कर ले तो। इसके साथ साथ में क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एथनिक ग्रुप ने ये जो पर्टिकुलर स्टेप लिया है ये काबिल तारीफ है और इस तरीके का इनिशिएटिव निश्चित तौर के ऊपर लेना चाहिए था। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इस पूरे पैनल डिस्कशन के बीच के अंदर में मैं अब उन सभी पैनलिस्ट को आमंत्रित करता हूं जो इस डिस्कशन का हिस्सा रहने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि ग्वार को लेकर के और ग्वार के भविष्य को लेकर के काफी कुछ इसमें से निकलेगा। विकेश किशनपुरिया जी, कन्हैया लाल वडेरा जी, गजेंद्र प्रकाश जी, कृष्ण कुमार मकादनिया जी, देबूराम जी और वल्लभ भाई जी, मैं आप सभी का इस पैनल डिस्कशन पर आमंत्रण करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस मिलर्स और एक्सपोर्टर्स डिबेट में। सेमिनार का ये पहला सेशन है और शुरुआत और आगाज अगर जबरदस्त होगा तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर के ऊपर इसका जो नतीजा है वो भी जबरदस्त आएगा। मेरा जो पहला सवाल बीइंग अ मॉडरेटर, और चूंकि मैं पिछले यूं समझ लीजिए कि जब से वायदा कारोबार हिंदुस्तान के अंदर चालू हुआ तभी से मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया और इसको मैंने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या, और ये सवाल जो है मेरा विकेश जी आपसे है कि 2011-12 की जो आंधी आई थी ग्वार की, जो एक हमने अपसाइड मोमेंटम देखा था और अनकंट्रोलेबल वो मोमेंटम था, क्या आपको लगता है कि ग्वार इंडस्ट्री उस ट्रैप से बाहर निकल आई है और इस समय पर जो उसका रास्ता था वो बिल्कुल सही हो चुका है, अब उसको शायद रास्ता मिल गया है और वो ट्रैप में नहीं है, या आपको लगता है कि ये अभी तक उस ट्रैप में है?
विकेश जी सुन पा रहे हैं आपको? विकेश जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही है। मैं वीरेंद्र जी आपसे पूछता हूँ, मेरा यही सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है 11-12 की जो ट्रैपिंग थी, वो मानते हो पहली बात कि वो ट्रैपिंग थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट ग्वार से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं वो उस ट्रैप से बाहर आ गए? देखिए सर, ट्रैपिंग तो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो डिमांड थी वो एकदम ह्यूज डिमांड थी फ्रॉम द यूएस। और यूएस में जो उस टाइम जो गम की डिमांड थी, क्योंकि फ्रैकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, क्रूड के प्राइसेस भी काफी ज्यादा थे, तो उस वजह से उस डिमांड बढ़ी है। फिर धीरे धीरे क्रूड के प्राइसेस भी कम हुए, फ्रैकिंग भी कम हुई, रिग काउंट्स भी कम हुए। उससे जो यूएस में जो क्रूड की अपने गम की डिमांड है वो निरंतर गिरती गई और अब जाके थोड़ी स्टेबल हो रही है, क्योंकि रस्ट हमने देख लिया है। अब जो भी आएगी पॉजिटिव न्यूज आएगी, क्योंकि कोविड जो एक जो कोविड का मुद्दा था वो काफी हद तक कंट्रोल हो रहा है। तो जो अब यूएस से जो डिमांड, नए सिरे से जो डिमांड आएगी, क्योंकि यूएस में अक्टूबर से लेके अप्रैल तक एकदम पीक टाइम होता है, उस टाइम वहां ठंड भी रहती है, क्रूड का कंजम्पशन भी बढ़ता है, रिग काउंट्स भी बढ़ते हैं, और उससे जो यूएस में डिमांड आएगी वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्री को एक जान आएगी उसके अंदर। आपको ये लगता है कि अभी थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर आ रहा है? क्योंकि देखिए 2011-12 की डिमांड से इस समय पर हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कोविड का जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें देखिए अभी तक का जो फाइनेंशियल ईयर का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखें और जो एक्सपोर्ट्स उठा करके देखेंगे, तो तकरीबन 75,000 मीट्रिक टन को भी अभी उसने टच नहीं किया, जबकि बिल्कुल इस समय तक वो 2 लाख मीट्रिक टन को क्रॉस कर जाता है अमूमन। तो इसको ये मान करके चलना है कि 11-12 के साथ में इसको कंपेयर करना वो वाजिब नहीं होगा। हाँ जी, अगर एक पैटर्न को अगर फॉलो किया जाए, उस पैटर्न को देखा जाए, तो क्या वाकई के अंदर में ये लगता है कि ग्वार इंडस्ट्री इस समय पर सही डायरेक्शन पर जाएगी और इसको निश्चित तौर के ऊपर जो प्राइस एक्सपेक्टेड है बाजार को, वो प्राइस मिलेंगे? देखिए सर, ऐसा है, पिछले अगर आप डेटा और रिकॉर्ड देखेंगे तो 1988 में ग्वारगम की डिमांड बढ़ी थी, एकदम एक्सट्रीम पे थी। उसके बाद 98 में एक्सट्रीम पे थी, फिर 2011 में एक्सट्रीम पे थी, और 2011 से जाने के बाद आज 2019-20 है, तो अराउंड 8 साल के अराउंड हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि वापस वही, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगा तो यहाँ से एक डिमांड, यूएस की जो डिमांड है वो बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अपने पिछले डेटा देखे हैं तो उसमें यूएस की डिमांड कंपैरेटिव अब बढ़नी चाहिए यहाँ से। कन्हैयालाल जी, मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से 2011 वाली वो ट्रैप वाली जो मिस्टेक है वो यहाँ पे कारोबारी दोहरा सकते हैं क्या? यानी अगर साल 2011-12 की घटना दोबारा होती है, तो क्या लगता है आपको कारोबारी इस समय पर संभले हुए हैं? क्योंकि देखिए इस समय पर जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो क्या है कि कारोबारी मैक्सिमम 80% कारोबारी जो है वो तेजी के अंदर है, कि इसके अंदर द्वार में तेजी आएगी, कोई भी कारण वो निकालने की कोशिश करते हैं कि डीजल की या कच्चे तेल की जो रेलिवेंस है उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल डिमांड को जनरेट होगी उसकी एक कोशिश होती है, तो कोई ना कोई एक कारण या मन बहलाने की एक कोशिश होती है कि भाई अखबार की कीमत आएगी, और जैसे थोड़ा सा करंट आता है तो क्या लगता है आपको कि वो एक बार फिर से उस डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं जो 2011-12 के बाद बड़ा नुकसान हुआ था? 2011-12 वाली कहानी तो फिर से दोहराई नहीं जा सकती, ये तो जरूर कह सकते हैं। लेकिन यदि डिमांड आती है यूएस की, उसके सामने जो आज की इस वर्ष की जो क्रॉप है वो निश्चित रूप से डिमांड के सामने क्रॉप बहुत ही कम है। लेकिन 11-12 की कहानी तो सामने वाला आज के टाइम में क्रूड वाली स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। और यूएस में भी पहले 2011 में घबराहट के कारण इतनी डिमांड आ गई कि जो प्राइसेस थी
डे बाई डे 10-10 रुपए पर केजी की छलांग वाली आई, लेकिन इस बार वैसी छलांग नहीं आएगी। ये जरूर निश्चित हो, यदि डिमांड आती है तो ये जो इस साल की क्रॉप है वो इस साल की क्रॉप उस डिमांड को पूर्ति नहीं कर सकती है। बस शर्त है कि एक बार यूएस की डिमांड ऑयल सेक्टर की आनी जरूरी है। आती है तो भावा में निश्चित रूप से वो गति तो नहीं आएगी, 2011-12 की गति तो नहीं आ पाती है, लेकिन गति तो जरूर इसमें बहुत अच्छी आने की लगती है। लेकिन यहाँ पे गति एक अच्छी आने की लगती है। कन्हैया लाल जी, एक और मेरा इसी से ही सवाल है, प्रोडक्शन और इन्वेंट्री, ये दो जो आंकड़े हैं ग्वार इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि प्रोडक्शन का आंकड़ा और इन्वेंट्री का आंकड़ा स्पेशली ग्वार को लेकर के इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए जो सही पिक्चर है इन दोनों की वो मार्केट के अंदर आ नहीं पाती, और जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं शायद वो उन आंकड़ों के ऊपर ही खेल करके कारोबारियों को नुकसान दे जाते हैं। यहाँ इस बात से आप कितना वाकिफ हैं? हिंदुस्तान में एक जरूर कह सकते हैं कि बाढ़ खेत को ही खाती है, वही वाली कहानी होती है। बड़े लोग इतने होते हैं कि जो छोटे लोगों को कभी का ज्ञान देते नहीं है, जिसके कारण नीचे का स्तर का तबका पूरी तेजी खा भी नहीं पाता, आने से पहले ही उनमें इतनी घबराहट कर देते हैं जिससे उनको छोटी मोटी तेजी में माल छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये माने कि फंडामेंटल के ऊपर जो पकड़ है वो बाजार कारोबारियों की थोड़ी सी कमजोर है। बाजार कारोबारी पिछले 5 साल में धीरे धीरे जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन उसका कारण एक ही है कि ऊपर के व्यक्तियों ने इतनी उन लोगों में घबराहट कर दी है कि उनमें सहन हो ही नहीं पाती है। और ये कोविड के भी देखें, कोविड में पिछले 6 महीने से तो इतनी घबराहट हो गई है जिसके हर आदमी के दिमाग में यही है कि माल से कैसे ही उसके पास पड़ा है उससे छुटकारा। बिल्कुल। वल्लभ भाई जी, आपका इसके ऊपर क्या टेक है? क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है, इसको मुझे लगता है कि इसको किसी भी अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए और इसको कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हम देखें तो एक समस्या जो लगातार बाजार को फेस करनी पड़ी है वो है रियलिस्टिक डाटा की। और रियलिस्टिक डाटा भी कौन सा? प्रोडक्शन का, आपका कंजम्पशन का, आपका डिमांड का, और एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है आंकड़ा वो है इन्वेंट्रीज का। क्योंकि बाजार के अंदर इसको लेकर के अगर 4 लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि 5 आंकड़े निकल करके आते हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और 4 लोग प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं तो 5 डाटा वहां पर प्रोडक्शन के निकल करके आएंगे। ये जो विवादास्पद आंकड़ों को लेकर के बाजार के अंदर भ्रांतियां रहती हैं, मतलब भाई इसको लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करना चाहते हैं, क्या डिमांड है, और दूसरा आपको क्या लगता है कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या बड़ा काम होना चाहिए? ये 5 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, एक मानव प्रवृत्ति है कि पांचों का व्यापार अलग अलग तरीके का होता है, और एक ऐसा व्यापार होता है वो आदमी वही तरीके की बात करता है। मंदी वाला जिसका व्यापार है वो मंदी की बात करता है और फसल का आकलन उसका है, वो एकदम किसी कोई की तो डबल आंकड़ा ही प्रस्तुत कर देता है। और जिस आदमी का तेजी का व्यापार होता है वो इतना उसको क्रॉप नीचे करता है जो वास्तविकता से भी परे हटके उसको सामने प्रस्तुत करता है, जिसके कारण ही आम व्यक्ति है वो दोनों साइड में धर्म संकट में फंस जाता है कि वास्तविक को कौन सी चीज को माने। उसको ये भी तो पता नहीं कि दोनों का व्यापार अलग अलग है और वो अलग अलग तरीके की बात करता है। और फिर क्या साहब कि जो बड़े आदमी, बड़े प्लेयर्स को या बड़े पैसे वाले मानो या बड़े जिनका बड़ा बिजनेस है, हर आदमी उनकी सत्यता को मानता है कि भाई वो कहता है वो सही है, बाकी वाले की बात। और वो व्यक्ति वास्तविक में ग्राउंड में तो जाते नहीं है कि वास्तविक कहते हैं, जैसे पुखरा जी साहब हर समय ग्राउंड में जाते, इनकी रिपोर्ट काफी हद तक सही रहती है। फिर तेजी मंदी बनना तो अलग अपने भाग्य की बात है,
लेकिन इनकी रिपोर्ट फसल के मामले में, डिमांड के मामले में काफ़ी सटीक रहती है। और फिर भी लेकिन सरकार का भी समर्थन मूल्य नहीं बन पाता है। बाकी हर कम्युनिटी का आज के टाइम में सरकार का समर्थन मूल्य है कि मिनिमम प्राइस तो कम से कम ये होती है, लेकिन ग्वार की मिनिमम प्राइस तो है ही नहीं। ग्वार की मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस सटोरिया ही तय करता है कि वो बाजार को किस अनुसार वो चलाता है, वही बाजार की प्राइस होती है। और तेजी चलती है, अपन कहता है विदेश में व्यापार नहीं है, विदेशी भी उसी चक्कर में आके अपने आप माल लेके जाते हैं। मंदी चलती है, यहाँ का जो एक्सपोर्टर है उसको माल लेता है तो भी उसको रोकता है, नहीं भाई तुम महीना भर रुक जा, मत माल ले, लेकिन इसका भाव तेरे को नीचे भाव में दिला देंगे, जिसके कारण बाजार में घबराहट वो पैदा करता है। कृष्ण कुमार जी और हमारे साथ देवूराम जी भी जुड़ गए हैं। देवूराम जी, आपके पास आऊंगा। क्या लगता है आपको साल 2020 ग्वार के प्रोस्पेक्ट से, एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि अभी तक के जो एक्सपोर्ट को लेकर के डेटा हैं वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई इस साल का जो निर्यात है वो सबसे लोएस्ट रहने वाला है लाइफ एवर। ऐसी कोई बात नहीं है जी। 25 अक्टूबर के बाद डिमांड थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और थोड़ी थोड़ी डिमांड शुरू होने से नवंबर 25 या 30 नवंबर के बाद थोड़ी डिमांड अच्छी ऑयल में भी बढ़ सकती है। ये कोरोना की वजह है, पीछे के माल फोन में ज्यादा कहाँ है। ये तो इंडिया में ये गम ज्यादा पड़ा है, 75-80 कैरी फॉरवर्ड पड़ा है, 28-30 लाख बोरी गुआर पड़ा है, नई क्रॉप अंडर 45-50 है, भाव नीचा है। इस भाव का गम में डिमांड तो आनी ही पड़ेगी। टाइम लग सकता है, महीना 1.5 महीने का। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस समय पर अगर डिमांड आती भी है तो वो सिर्फ क्रूड इंडस्ट्री से आएगी? क्या डिपेंडेंसी सिर्फ अमेरिका के ऊपर है, या और भी एस्पेक्ट्स इस समय पर इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहा है कि ग्वार का कहीं और दूसरी इंडस्ट्री के बीच में कंजम्पशन जो है वो बढ़ाया जाए? नहीं, ये बात आपकी बात सही है। यूएस से की डिमांड आएगी ना, जब ज्यादा तेजी आएगी। उससे पहले फूड में तो कितना जाएगा? फूड का तो एक ले फूड से तो चलेगा नहीं बाजार। हाँ। खाली फूड से तो ये क्या ज्यादा तेजी फूड से नहीं आएगी। डिमांड ऑयल की आएगी जब ही ज्यादा तेजी आएगी। हाँ। जब तक यूएस से की ज्यादा डिमांड नहीं आएगी, इतनी बड़ी तेजी नहीं है। तब तक तेजी नहीं है। जब तक बड़ी तेजी नहीं है, छोटी तेजी तो फसल को देखते हुए 10 रुपए किलो की तेजी, कोई बड़ी तेजी भी नहीं है। 10 रुपए की तेजी तो आ जाएगी नवंबर तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक। बाजार एक ही रेंज में आपको लगता है कि ट्रेवल करता रहेगा? बाजार अभी तो 10 रुपए किलो में घूमेगा जी। इस बात की तेजी आ जाएगी, फसल कमजोर है, कैरी फॉरवर्ड कमजोर है, या ये लोग अभी इसका स्टॉक जाएगा, पीछे का माल पड़ा। 10 रुपए किलो तो बढ़ा ही सकते हैं। विकेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। पिछले साल का जो एक्सपोर्ट है 3,81,880 मीट्रिक टन, अभी तक का 70 के नीचे। क्या लगता है, क्योंकि तकरीबन अगर हम अप्रैल से लेकर के और अभी अक्टूबर के अंदर बैठे हैं और आगे जो महीने बचे हैं वो करीब 6 से 7 महीने, 6 महीने ही लगाए आप, तो 6 महीने के अंदर आप पिछला जो कमती आ रहा है, जो माइनस में जा रहा है, उसकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं, माइनस में तो एक्चुअल रहेगा ही। मुझे आगे वाले 6 महीनों में ज्यादा से ज्यादा 1.75 जैसा और एक्सपोर्ट लग रहा है कि 25,000 रुपए पर टन के हिसाब। ये कोरोना सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। जब तक ये कोरोना विश्व में सही नहीं होगा तब तक ये ग्वार गम के बिजनेस को प्रभावित ही करता रहेगा। तो सबसे पहले तो विश्व के अंदर कोरोना सही होना जरूरी है। अगर ये इसकी वैक्सीन आ जावे या इसका इलाज संभव हो जावे तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और इस साल बढ़िया रहना चाहिए ग्वार का बिजनेस। और क्या विकल्प विकेश जी आपको दिखाई देते हैं कि केवल एक ऑयल इंडस्ट्री है, डिस्टिलरीज के लिए ही ये काम करेगा ग्वार गम, या कोई और भी ऐसे एस्पेक्ट तलाशने चाहिए? क्योंकि ये मेरा पूरे पैनल के साथ में
ऐसी ऐसी चीजें हमने इंडस्ट्री के अंदर होते हुए देखी हैं। अगर हम एक उदाहरण देखें कोन का, तो कोन आपका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स बना करके आपके मॉर्निंग टेबल के ऊपर उसको पहुंचा दिया और उसकी मार्केटिंग इस तरीके से की कि आज घर घर के अंदर में कोन की जो खपत है वो होने लगी और उसका कोन जो है वो चेंज कर दिया और उससे उसकी डिमांड भी जनरेट हो गई। तो क्या ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट, आप इंडस्ट्रियलिस्ट मिल करके कोई ऐसी चीज इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं या उसपे कोई रिसर्च या कोई R&D की जा रही है कि ग्वार की जो खपत है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चली जाए और उसकी डिमांड को इंक्रीज किया जाए? आलू ने जगह ले ली है चिप्स के फॉर्म के बीच में जा रहा है, सोयाबीन चाप के बीच पे आ गया, तो खपत कहीं ना कहीं उनकी बढ़ी। तो क्या ग्वार के अंदर ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं जो इसकी डिमांड को उस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जा पाए? ग्वार का तो अभी रिसेंटली हमने सुना था, अभी जोधपुर में एक प्लांट लग रहा है कोरमे का, हाँ। जिसमें से ऑयल निकालने का उनका प्रोसेस है और ऑयल निकालने के बाद उसमें बता रहे हैं भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रह जाएगी, जो कि फॉरेन के अंदर खाने में काम में आ रहा है। अगर वो प्लांट अगर सक्सेस हो जाता है तो ग्वार का भविष्य है कुछ ना कुछ उज्जवल दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से इस साल की क्रॉप छोटी है, ये दिख रहा है सभी को। 40 से 45 लाख की स्टॉक है इस बार, फसल है 35 से 40 लाख का अपने पास कैरी फॉरवर्ड है। तो अगर कोरमा अगर इस फील्ड में अगर नया रूप ले लेता है तो मैं ये मान के चलता हूं भी ग्वार के अंदर एक अच्छी तेजी आनी चाहिए। अभी तक तो जो विकल्प सामने आ रहा है वो कोरमे का ही आ रहा है। जी पुखराज जी, आपसे एक सवाल है मेरा। पुखराज जी, क्योंकि आप ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हो और फील्ड के ऊपर भी ज्यादा जाते हैं, 2019 का जो मॉनसून था वो बहुत बढ़िया, 2020 का भी जो अभी मॉनसून खत्म हुआ है सेशन, वो भी बहुत बढ़िया गया है। 109% बारिश जो है वो क्लेम की गई है और लगातार 2 साल 100% से ऊपर बारिश का रहना, ये 1958-59 के बाद पहली बार हुआ है, यानी करीब 60 साल के बाद। ऐसे के अंदर में जो प्रोडक्शन की जो फिगर आ रही है ग्वार की, क्योंकि ग्वार तो बारिश के ऊपर बहुत मैंने देखा है चलता है, बारिश और कच्चा तेल का प्राइस, ये 2 चीज। तो आपको क्या लगता है प्रोडक्शन की रियलिस्टिक फिगर्स के लिए क्या पैमाना होना चाहिए? पहली बात कि जो अफवाहों का जो दौर चलता है वो कम से कम एटलीस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर ना हो और कोई इस ट्रेड को ग्वार ना कहे, तो उसके ऊपर मैं आपके पॉइंट्स जानना चाहूंगा। मनचंदा जी, चूंकि मैं इस मिलर पैनल में नहीं हूँ, मैं फंडामेंटल वाले पैनल में हूँ, पर नहीं, ये एक वैसे ही मैं टेक लेना चाह रहा हूँ आपका, क्योंकि बारिश से जुड़ा हुआ है, मानसून से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये आपका एक टेक लिया है इसे। ये देखिए, इस बरसात जो 100% बता रहे हैं, उसका जो डिवीजन होता है, जो अलग अलग जगह पे जो बरसात होती है, उसका औसत तो कर दिया इन्होंने सही। जिस जगह जिस समय पे बरसात चाहिए, एक तो वो नहीं हो रही है। दूसरा, मूंग के और नरमा कपास के भावों ने क्या किया है कि ग्वार से लोगों का मुख मोड़ दिया है। ग्वार तो 2 करोड़ बोरी पैदा हो सकता था, बाकी ग्वार के किसान परिवर्तित हो गए हैं मूंग में, मोठ में और नरमा कपास में। मैं तो अभी तो इस बारे में इतना ही कहूंगा। आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। जी। फार्मर्स ने मूव किया। गजेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल। जी मनचंदा जी, एक्सपोर्ट, वो किशन कुमार जी का मतलब ऑडियो चालू हो गया है, तो प्लीज। अच्छा, ठीक, मैं उनसे भी ले लेता हूँ। गजेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा चोट लगी है 2011-12 के बाद से। पहली एक तो स्पेकुलेटिव मूव इतना तेजी के साथ हुआ, लोगों ने स्टॉक किया। एक दूसरा, कमोडिटी के अगेंस्ट पे काफी हैवी डेट के अंदर पे वो आ गए, काफी ह्यूज लोन जो है
उन्होंने मार्केट से लिए। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हमने देखे जिन्होंने मार्केट से पैसा उठा करके ग्वार का स्टॉक किया कि एक तेजी आएगी, एक मोमेंटम बनेगा, लेकिन बाजार ने विपरीत डायरेक्शन ले ली। अब आपको क्या लगता है, चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्वार इंडस्ट्री इस समय पर भी एक ऐसे क्रशिंग मोमेंट के बीच के अंदर में है जिससे वो निकलना चाह रही है, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है और मिलर्स के लिए बेस्ट क्या रह सकता है इसके लिए? देखिए सर, पहले तो मैं एक क्लियर कर देता हूँ, जो गम का एक्सपोर्ट आपने पिछले साल 3,81,000 टन बताया, उसमें 1,54,000 कोरमा भी 1,54,000 टन कोरमा भी इंक्लूड है। तो अप्रोक्स वो एंड द ईयर ये अप्रोक्स एक्सपोर्ट उतना हो जाएगा। अब रही बात इस सवाल की कि अब मिलर को अब कैसे रहना चाहिए, तो मिलर के लिए मैं गवर्नमेंट से कुछ, अगर वो गवर्नमेंट को सब्सिडी दे, एक्सपोर्ट सब्सिडी दे, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है, और दूसरी तरफ ग्वार गम इंडस्ट्री में आज 90% प्लांट बंद है सर, आज 95% प्लांट बंद। और ग्वार गम का मैं एक फैक्ट बताता हूँ, ये विदेशी मुद्रा के लिए सबसे हाईएस्ट विदेशी मुद्रा 2012 में ग्वार गम लाया था, जो कि राइस को पीछे छोड़ा था। इसमें आज तक कोई भी कमोडिटी ऐसी नहीं थी जो राइस को पीछे छोड़ के, इन द रेस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर, ग्वार गम ने इसको पीछे छोड़ा था। तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये जो एक तो एक्सपोर्ट में सब्सिडी दे, दूसरा जीएसटी में जो 5% जीएसटी लगता है सर, वो एक्सपोर्ट होता है ग्वार गम 100%, और इसमें 5% जीएसटी ऑलरेडी रिफंडेबल है। तो जो 6 महीने 8 महीने जो ब्लॉक होता है, इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट, क्योंकि ग्वार गम टर्नओवर काफी होता है इसके अंदर, तो 5% ह्यूज अमाउंट होता है, तो जीएसटी को एक रिबेट दे गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ मैं ये जो राजस्थान सरकार का मंडी टैक्स है, आज हरियाणा में 1% है, गुजरात में 0.5% है, और राजस्थान सरकार ने 2.6% ग्वार गम पे टैक्स लगा रखा है। तो ये टैक्सेशन से राजस्थान की मिलें कैसे चलेगी सर? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट भी अगर मंडी टैक्स और ऊपर से 1% कृषि कल्याण सेस भी लगाया है, अगर ये दोनों सेस अगर हटा दे तो ये ग्वार गम, क्योंकि सर ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत पीड़ा में है, ये इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री को अगर उठाना है तो ये सब चीजें गवर्नमेंट अगर सबका सहयोग दे तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम हो सकता है। और सर अभी हाल ही में 3 नए प्रोडक्ट निकाले हैं इंडस्ट्री ने अपने रिसर्च और अपने बलबूते पे। ग्वार कोर में से इन्होंने ऑयल निकाला है, ऑयल कैटल फीड है, और उसका रिजल्ट इतना शानदार है सर कि 1 हफ्ते में अंदर दूध का जो प्रोडक्शन है पर डे का, वो 2 से 2.5 लीटर बढ़ा है। और इसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरमे में 75% प्रोटीन निकला है कोरमे में, और डायरेक्ट वो ह्यूमन इडिजेबल है। और ये फर्स्ट टाइम है सर, आज के टाइम में कोई भी अगर आप प्रोटीन देखेंगे तो 1000 रुपए किलो से नीचे कोई भी प्रोटीन नहीं है। और कोरमे का जो प्रोटीन 75% बना है, तो ये ग्वार गम के लिए एक हिस्ट्री है। और यही इस रिसर्च से ही ग्वार गम को एक शक्ति मिलेगी इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट अगर सहयोग दे तो ये इंडस्ट्री को बदलाव और सुधारा जा सकता है। सुरेश जी, ऑडियंस की तरफ से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस कोविड के टाइम में मिलर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होनी पड़ी, उनका जो प्रोडक्शन है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होनी पड़ी, उनको फेस करनी पड़ी। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो अभी इंडो चाइना के बीच में जो टेंस हो रही है, और चाइना को कुछ देशों ने जो बहिष्कार जैसा कर रखा है, और चाइना जो है वो क्योंकि गम का जो है अल्टरनेट को, जो जिसको सिल्क वाटर कहते हैं, उसको एक्सपोर्ट करता है। तो यदि वहां से सिल्क वाटर की संभावना कम होती है तो हमारे यहाँ से क्या संभावना रहेगी एक्सपोर्ट की? ये 2 क्वेश्चन मिलर की ऑडियंस की तरफ से आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ मिलर्स को रखें। बिल्कुल कन्हैया लाल जी, ये दूसरा क्वेश्चन जो है, चाइना का जो मार्केट है उसको किस तरीके से अपन बीट कर सकते हैं? जो उसका सिल्क जो सिंथेटिक जाता है, जो गम के यूं समझ लो कि ऑल्टरनेट यूज होता है वहां पे, तो उसको किस तरीके से compete कर सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि वाकई के अंदर में ये आगे आने वाले समय के अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है और इसके ऊपर बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी आंख रखनी चाहिए? जो सिल्क वाटर आया है वो साहब 2011-12 के भावों के कारण ही आया।
बाकी इन भावों के ऊपर सिल्क वाटर सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री में जरूर यूज कर सकता है, जो फूड इंडस्ट्री में है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेडिसिन ग्रुप इंडस्ट्री है, उनमें सिल्क वाटर का तो कोई यूज है ही नहीं। उनमें तो ग्वारगम का ही एक यूज आ सकता है, इसका अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। लेकिन ऑयल सेक्टर की इंडस्ट्री में जरूर सिल्क वाटर का यूज आया, लेकिन सरकार अपना सरकारी चाइना के यदि इस तरह से माहौल खराब नहीं होता है तो पिछले काफी लंबे समय से इंडिया का खूब अच्छा बायर रहा। और यदि फिर भी ये इंडिया चाइना की स्थिति क्लियर हो जाती है तो चाइना तो इंडिया से खूब ग्वार दाल परचेज करता है, और वो दाल परचेज करने के उनके खुद ही वहाँ पाउडर प्लांट लगे हुए होते हैं, वो पाउडर प्लांट उनके भी बंद है, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए तो एक ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं या सरकार का मोटिवेशन यदि ग्वारगम की तरफ हो तो फिर तो इसका चाइना से निकल सकता है। एक देबूराम जी आपसे आखिरी सवाल जो व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है कि मिलर्स, क्योंकि आप खुद भी मिलर हैं, काफी प्रॉब्लम इस समय पर कोविड के अंदर में फेस करनी पड़ी है, क्या लगता है अभी जल्द इससे राहत मिलेगी? दिवाली जो है ग्वारगम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी ठीक ठाक निकलेगी? आपको जल्द नहीं मिलेगी, कम से कम 1 महीना लगेगा जी। हाँ। आप मिल जाएगी ग्वार वालों को, ये स्वाद ग्वार का ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये इतना तो फूड में जाता है, इसका भाव नीचा है, फूड के भाव से भी नीचा भाव है। हाँ। ये 60-65 रुपए तो फूड के नीचे भाव से भी है, क्रॉप भी कम है, कैरी फॉरवर्ड भी कम है। डिमांड आ जाए यूएसए की, आ जाए चाइना की, आ जाए तो मार्केट में माल कहाँ है ना। ये तो बस कोरोना की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो गया। कोरोना की वजह से ये मामला गड़बड़ हो गया। ये भाव ओवरऑल हाँ, ये 70, 72, 75 रुपए से कम नहीं घटना था। ये कोरोना 6 महीने 7 महीने बीत गए, यूएसए की हालत खराब। जी, एक चलते चलते क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है, मैं सभी से एक छोटा छोटा 10-10 सेकंड का एक टेक लेना चाहूंगा। विकेश जी, आपको क्या लगता है 2020 में अपर लेवल्स प्राइस क्या देखने को मिल सकते हैं ग्वारगम के? ग्वारगम के मेरे हिसाब से 75 अपर के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। 7500 रुपए दिखाई दे सकते हैं लेवल्स? हाँ, 7500 रुपए। गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है? 80 के अराउंड जाना चाहिए ईयर एंड तक। 80, 8000 रुपए चला जाएगा? 80,000 बिल्कुल जाना चाहिए सर, अगर डिमांड का थोड़ा सा सपोर्ट मिला और क्रॉप बहुत कम है। 80,000? नो सर, 8,000 सर। 8,000, 80 रुपये पर केजी आपके हिसाब से जाना चाहिए जी। थोड़ा सा डिमांड का सपोर्ट। सोने की चाल चलेगा दोबारा से? नहीं, सोने की चाल तो 1 लाख होगा तब बोलेंगे सोने की चाल चली है। अच्छा